समाज में आपने कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म जैसी विचारधाराओं के बारे में जरूर से जरूर सुना होगा। भारत की तो खुद की भी विचारधाराएं रही हैं, जैसे गांधीवाद, अंबेडकरवाद, मनुवाद या फिर इसे कई लोग ब्राह्मणवाद भी कहते हैं। जैसी और भी विचारधाराएं भारत में है और इन विचारधाराओं को दो शब्दों में बांटा जाता है, जैसे लेफ्ट और राइट विंग्स। यानी विचारधाराओं को इन दो बिंदु पर रख देते हैं कि ये लेफ्ट की विचारधारा है या ये राइट की विचारधारा है। समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके द्वारा प्रयुक्त कुछ स्पेसिफिक शब्दों वाक्यों का इस्तेमाल होने पर आपको इन विचारधाराओं का टैग दे देने को आतुर होते हैं। जैसे आपने जाति के पक्ष में कुछ कहा तो आपको मनुवादी या ब्राह्मणवादी कहेंगे, और जाति खत्म करने को कहा तो अंबेडकरवादी, पावर को गवर्नमेंट को दे देने को कहा, अमीरी गरीबी खत्म करने की बात कही तो आपको कम्युनिस्ट कह देते हैं। इसलिए समाज में अपने शब्दों का चयन बड़े ध्यान से किया करो। लेकिन कई लोगों को तो इन शब्दों का मतलब पता ही नहीं होता। वो तो केवल मोदी को राइट विंग का समझते हैं और कांग्रेस को लेफ्ट विंग का समझते हैं। यानी जो मोदी का समर्थन करे वो राइट विंग वाला हो गया, जो कांग्रेस यानी राहुल गांधी का समर्थन करे वो लेफ्ट विंग का हो गया। बट ऐसा नहीं है, सच्चाई इससे और भी अधिक गहरी है। आज की वीडियो में मैं आपको राइट विंग दक्षिणपंथ और लेफ्ट विंग वामपंथ में अंतर और इसके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, और आने वाली वीडियो में इन सारी विचारधाराओं को भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। मैं अभिषेक शर्मा आप सभी लोगों का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेफ्ट और राइट शब्द सबसे पहले आया कहां से इस संसार में? तो बात है 1789 की, फ्रांस की क्रांति के समय की, जब फ्रांस में राजशाही होती थी। लोग राजा की शक्ति को कम कराना चाहते थे। उस समय राजा की असेंबली में दो हिस्से हो चुके थे। एक राजा की राइट में बैठते थे जिनकी सोच एक थी, और दूसरे एक जैसी सोच वाले लेफ्ट में बैठते थे। राजा के समर्थक अर्थात राइट की तरफ बैठने वाले लोगों का समूह अमीर था, जो यथास्थिति मतलब राजा की शक्ति को पहले जैसा ही रखना चाहता था। यानी ये समाज में कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे। वैसे भी समाज में बदलाव यानी कि क्रांति हमेशा गरीब, सताए हुए लोगों, वंचित लोगों, शोषित वर्ग द्वारा ही होती है। तो राजा के लेफ्ट में गरीब वर्ग के लोग बैठते थे, जो राजा के हर एक फैसले को गलत बताते थे। यानी राजा कुछ भी बोल दे उनको उसको विरोध करना ही होता था, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगता था कि उनके साथ हमेशा गलत हो रहा है। राइट विंग में रिच लोग बैठते थे और चर्च के लोग भी राइट विंग में ही बैठते थे, क्योंकि चर्च के लोगों का राजा के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट उस समय पर बन बैठा था। इसलिए ये लगा लो कि राइट विंग में हमेशा धर्म प्रभावी रहा है। ये आगे जाके मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि धर्म का मैंने वर्ड का यूज क्यों किया है। तो अब यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट राइट होता क्या है, ये कैसे आया लेफ्ट विंग राइट विंग। लेफ्ट मतलब हमेशा विरोध करेगा, राइट जैसी स्थिति है उसको अच्छा मानेगा। तो इसको और क्लियर करते हैं। लेफ्ट में हमेशा रिवोल्यूशनरी, रिफॉर्मिस्ट लोग होते हैं, और ये रिफॉर्मिस्ट लोग अधिकतर पुअर होते हैं। अमीर भी होते हैं लेकिन ज्यादा केसों में पुअर ही होते हैं। माइनॉरिटीज के लोग होते हैं इसमें, क्योंकि उन्हें अपना हक चाहिए। माइनॉरिटीज में भी कौन से लोग होंगे, जैसे कि कईयों की कास्ट के तौर पर माइनॉरिटी हो, रिलीजन के तौर पर माइनॉरिटी हो, रेस यानी कि जो उनकी जिस जाति से वे संबंध करते हैं उससे माइनॉरिटी हो। ये लोग चाइल्ड राइट की बात करेंगे, सीनियर सिटीजन राइट्स की बात करेंगे, जेंडर इक्वलिटी में फर्क मानेंगे कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे ये वुमेन राइट को भी बड़े स्तर पर लेके जाएंगे और ट्रांसजेंडर के बड़े को भी बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। LGBTQ कम्युनिटी, सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट करेंगे ये लोग। ये कहेंगे कि जो रिलीजन है ना वो गवर्नमेंट है ना उससे दूर होना चाहिए। जो लेफ्ट के लोग हैं ये इमिग्रेशन, जो लोगों का इमिग्रेशन होता ना, लेफ्ट के लोग ओपन रखेंगे इमिग्रेशन को। और जो इनका मानना ये होता है कि जितने भी रिच लोग हैं ना उन पर इन टैक्स को इंक्रीज कर दो, ये टैक्स इन पर बढ़ाई इतना बढ़ा दो कि वे रिच रही ना, यानी अमीर गरीब में कुछ फर्क ही ना हो। पर ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा थोड़ी ना चलता। अमीर अमीर होना चाहिए और गरीब को ये लालसा तो रहे कम, क्योंकि उसको अमीर होना है। अब जब सब इक्वल लेवल पे हो जाएंगे तो कोई लोग ज्यादा मेहनत ही क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है कि रिच लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हैं उनको उतना ही पैसा मिल रहा है, और गरीब लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको भी उतना ही पैसा मिल रहा है। तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ये लोग ग्लोबलाइजेशन को भी ये कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को भी और बड़े स्तर पर करें। तो ये जो मोटा मोटा फैक्टर है लेफ्ट में।
तो अब आता है राइट में लोग कौन होते हैं। राइट में जो लोग होते हैं वे अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, ये कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। रिलीजन के तौर पर काफी कठोर होते हैं, ये अपने रिलीजन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि वन स्टेट वन रिलीजन। लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को हमेशा श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरे की लैंग्वेज को ये कहेंगे कि नहीं हमारी लैंग्वेज आपसे अच्छी है, आपको भी हमारी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, हमें आपकी लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए, आपको हमारी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और जो ये जिस रेस से आते हैं, ये जिस कास्ट से आते हैं, जिस वंश से आते हैं, ये अपनी कास्ट को भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसको कम नहीं मानते। तो फिर ये जो एक अबॉर्शन लॉ है, एंटी अबॉर्शन लॉ, ये कहते हैं कि ये अबॉर्शन किसी को कराना नहीं चाहिए, बच्चा होगा तो अबॉर्शन मत कराओ। ये जो टैक्स है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि जो अमीर लोग है उसको टैक्स को कम कर दो, जिससे वो उस पर जितना भी पैसा उसका बचेगा वो और अधिक इन्वेस्ट करेगा और अधिक देश की तरक्की हो पाएगी। और जो इनका इमिग्रेशन है उस पर ये क्लोज व्यू रखते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है ना उसको कोई भी नुकसान ना हो, जैसा इनका पहनावा वैसा रहना चाहिए। एक तरह से ये जो अपना धर्म है, अपनी जाति है, अपने रीति रिवाज है, इनको कंजर्व करना चाहते हैं, इसलिए इनको कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, रूढ़िवादी भी, पुरानी सोच वाले भी लोग इनको कह देते हैं। अब देखो ये डिफरेंस है लेफ्ट विंग में और राइट विंग में, उम्मीद आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप इन चीजों से आप लेफ्ट विंग का और राइट विंग का फर्क तो करना सीख ही जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से लेफ्ट हो या पूरी तरह से राइट की कैटेगरी में आ जाए। जैसे बीजेपी राइट विंग की पार्टी है, लेकिन वो खुद लोगों को सब्सिडी देती है, यानी सब्सिडी देना का चक्कर तो वही हो गया ना, जो लेफ्ट वाले लोग कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको और सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन राइट विंग ये तो ये कहते हैं कि टैक्स को तो कम कर दो। कांग्रेस लेफ्ट विंग की पार्टी है, लेकिन इंदिरा गांधी ने ही देश में आपातकाल लगाया था, और जो लेफ्ट विंग के वे लिबरलिज्म में ज्यादा विश्वास रखते हुए स्वतंत्र चाहते हैं कि गवर्नमेंट बस समानता ही रखे, लेकिन यहाँ तो आपातकाल लगा दिया। आम आदमी पार्टी लेफ्ट की पार्टी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आते हैं, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वे तो सोचते हैं कि जो सरकार में उनका तो धर्म होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा कैसे पढ़ रहे हैं। पूरी तरह से हमारा देश या हमारी पार्टी लेफ्ट या राइट नहीं है। जैसे अमेरिका राइट विंग का देश है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के मामले पर वहां पर गवर्नमेंट का ही कब्जा है, मतलब हेल्थ और एजुकेशन का मामला गवर्नमेंट संभाले, यानी वो लेफ्ट का विचारधारा नहीं होगी। इसी तरह से भारत और भारत की पार्टी लेफ्ट से कुछ अच्छी बातें और राइट की भी बहुत सी अच्छी बातें लेती हैं, लेकिन फिर भी भारत में पार्टी पूरी तरह से लेफ्ट और राइट नहीं है, बल्कि इनको लेफ्ट लीनिंग और राइट लीनिंग पार्टी कहते हैं। मतलब इनका झुकाव कुछ हद तक लेफ्ट या राइट की तरफ होता है, जिसके कारण इन्हें लेफ्ट और राइट विंग की पार्टी कहा जाता है। यानी जिस पार्टी का थोड़ा सा झुकाव लेफ्ट की तरफ है तो उन्हें लेफ्ट विंग की पार्टी कहते हैं, थोड़ा झुकाव राइट की तरफ है तो उन्हें राइट की पार्टी कहते हैं। चलिए भारत की पार्टियों के लेफ्ट व राइट को स्केल पर रख कर देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि पार्टी अगर लेफ्ट है तो किस हद लेवल तक की लेफ्ट की वो पार्टी है, और राइट की पार्टी है तो वो किस हद तक राइट की पार्टी है। चलिए पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर इसको रखकर देखते हैं। अब जैसे हम लेफ्ट और राइट के जब स्केल पर रखकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि कोई भी पार्टी अगर पूरी लेफ्ट हो गई ना, एक्सट्रीम लेफ्ट हो गई, तो वो भी ठीक नहीं है, और एक्सट्रीम राइट हो गई वो भी ठीक नहीं है। जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट की कुछ पार्टियों के मैं उदाहरण देता हूं, जैसे यूएसएसआर में लेनिन हुए थे, वो तानाशाही रवैये के हो गए थे। और जैसे यूएसएसआर में स्टालिन हुए थे, लेनिन के बाद स्टालिन आए थे, जिन्होंने जो लेफ्ट की विचारधारा को रखते थे, जिन्होंने अपने तानाशाही रवैये के कारण 40 लाख लोगों को मार दिया था, क्योंकि ये अपनी सरकार की बुराई पसंद करना नहीं चाहते। जो नॉर्थ कोरिया है वो भी लेफ्ट की पार्टी है, जो किम जोंग उन है, और वो भी तानाशाह है। और कंबोडिया का एक शासक था पोल पोर्ट, वो भी तानाशाह बन गया, जिसकी 20 लाख से अधिक हत्याएं उसने अपने जो विरोधी है उनकी कर दी थी। चाइना में माओ को देख लो। ऐसे ही जो एक्सट्रीम राइट हो जाती हैं, जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में 60 लाख हत्याएं की थी, यानी कि स्टालिन की 40 लाख लगा लो, पोल पोर्ट की 20 लाख लगा लो, तो इसने ये हिसाब कर दिया कि भाई 60 लाख तो मैं ही अकेला ही मार दूंगा। और जो मुसोलिनी के बारे में आपने सुना होगा, इटली का, उसने भी मतलब वो भी एक तानाशाही रवैये का हो गया था। यानी जो एक्सट्रीम राइट हो जाता वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता, जो लेफ्ट का होता है लेफ्ट को, यानी फिर ये अपने बुराई को पसंद नहीं करते। अब जो लेफ्ट की विचारधारा उसमें आती है कम्युनिस्ट, सोशलिज्म, ये जो है ये
लेफ्ट की तरफ जाती हैं, और हिटलर ने नाजीज्म फैलाया था और मुसोलिनी ने फासिज्म जैसी विचारधाराएं ये राइट की हैं। तो एक्सट्रीम हमको नहीं जाना है, एक्सट्रीम हमारे लिए खतरा हो सकता है, हमें सेंटर की तरफ रहना है। तो चलिए अपनी पार्टियों को इस स्केल पर रखकर देखते हैं। तो सबसे पहले आती है बीजेपी। जो बीजेपी का जो शासक है, उनका जो रवैया है वो राइट की तरफ है, लेकिन वो सेंटर राइट है। फिर उसके बाद आती है शिवसेना। जैसे कि शिवसेना की दो धड़े हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे जी थोड़े ही नरम दिखाई देते हैं, तो उसको बीजेपी से थोड़ा पार रखेंगे। और शिवसेना की ही शिंदे गुट है, जो कहता है कि हम और भी ज्यादा राइट है, यानी कि अपने धर्म को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। फिर इसके बाद आपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रखी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी जो राज ठाकरे की है, उसकी विचारधारा भी काफी कट्टर है। अब AIMIM को कहां पर रखेंगे? ये एक्सट्रीम राइट तो नहीं होगी, हिटलर को तो ये की श्रेणी में ये नहीं जाएगी, लेकिन उससे थोड़ी ही दूर है, मतलब स्केल के सेंटर के नजदीक हो जाएगी। जैसे ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक राइट विंग की पार्टी है। अब लेफ्ट की पार्टी को देख लें तो जो कांग्रेस है वो सेंटर लेफ्ट की पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी, बसपा, SP, RJD, DMK, RJD, तो ये थोड़ी ही कांग्रेस के बाद लेफ्ट की पार्टी हैं। लेकिन CPIM ये तो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ही बनी है, तो ये और ज्यादा लेफ्ट की तरफ जाती है। लेकिन पर इनका लेफ्ट इतना एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं है जैसे लेनिन वाला, स्टालिन वाला, पोल पोट वाला। और वैसे ही AIMIM, शिवसेना, जैसे आपने सुना होगा बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, उनका भी एक्सट्रीम राइट नहीं जाते हुए, हिटलर के पास नहीं जाते हैं। अब ऐसे ही स्केल पर हम रखते हैं नेताओं को, यानी पार्टी के अंदर भी कई नेता ऐसे हैं जो ज्यादा लेफ्ट के हो सकते हैं और कम लेफ्ट के हो सकते हैं। जैसे कांग्रेस के अंदर आप जवाहरलाल नेहरू को कहां पर रखोगे? वे कम्युनिस्ट तो थे, लेकिन उनके विरोध में अगर कोई बोलेगा तो उनको इतना ज्यादा विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वो जो सेंटर के पास आएंगे लेकिन लेफ्ट में रहेंगे। फिर आती है इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी की सोच थी, उन्होंने आपातकाल लगा दिया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा कट्टर थी। फिर आते हैं संजय गांधी। संजय गांधी लेफ्ट की विचारधारा के लिए ज्यादा तानाशाही रवैया रखते थे। अब ऐसे ही आप बीजेपी में देख लो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े राइट की विंग के थे, लेकिन वे थोड़े ही नरम स्वभाव के थे। फिर लाल कृष्ण आडवाणी आए, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी काजा कट्टर लगे। फिर नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी और कट्टर लगे। लेकिन जब योगी का नाम आया तो लोग कहने लगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी कम कट्टर हैं, यानी वे कम राइट विंग में हैं, लेकिन योगी और ज्यादा राइट में चले गए। अब एक पार्टी में राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों हो जाए तो क्या होगा? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, और ये नरेंद्र मोदी थे और योगी आदित्यनाथ थे, ये सभी राइट के थे, लेकिन कोई कम राइट था, कोई एक्सट्रीम हो जा रहा था। लेकिन ऐसा ही हो कि एक ही पार्टी में राइट के भी हों और लेफ्ट के भी हों, तो क्या वो पार्टी चल पाएगी? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास आपको याद है? उनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ी राइट की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की विचारधारा थी वो सेंटर से थोड़ी ही लेफ्ट की थी, यानी वे लेफ्ट विचारधारा के थे। लेकिन प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, वे और ज्यादा लेफ्ट थे। इसी कारण उनमें कश्मीर विवाद का जब मुद्दा आया था तो कुमार विश्वास कहते थे कि कश्मीर हमारा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रशांत भूषण कई बार कहते थे कि जो कश्मीर है उसको थोड़ा आत्म अधिकार देना चाहिए, वोटिंग का राइट देना चाहिए कि आपको किस तरफ जाना है। तो ये तो बात कोई ठीक नहीं हुई ना। तो इसी कारण इनमें विवाद हुआ, और प्रशांत भूषण भी आज पार्टी में नहीं है और कुमार विश्वास भी पार्टी में नहीं है, और पार्टी अरविंद केजरीवाल की विचारधारा के अनुसार थोड़ी ही लेफ्ट की तरफ चली हुई है। यानी एक पार्टी में दोनों हो जाए नेता तो थोड़ी ही दिक्कत हो सकती है, लेफ्ट के भी और राइट के भी, ऐसा नहीं चलता। अब जो भारत में पार्टी हैं वो इकोनॉमिकली लेफ्ट, इकोनॉमिकली राइट, सोशली लेफ्ट और सोशली राइट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे इकोनॉमिकली में क्या क्या आएगा कि इमिग्रेशन का मामला आ जाएगा, सब्सिडी का मामला आ जाएगा, टैक्स का मामला आ जाएगा। सोशली में आ जाएगा कि जो सोशल के मामले में, जैसे सोशली लेफ्ट में, राइट में वो आ जाएगा कि आप LGBT कम्युनिटी, यानी आप जैसे लिविंग रिलेशन है, क्या सरकार आपको मानती है कि आपका लिविंग रिलेशन है? जैसे राइट वाले तो कहेंगे कि हम सोशली जो लिविंग रिलेशनशिप है उनको नहीं मानेंगे, लेकिन लेफ्ट वालों को इससे ज्यादा कोई सोशली से ज्यादा उनको लेना देना होता नहीं है, लेकिन राइट वालों को सोशली से ज्यादा लेना देना होता है। अब ऐसे ही देखें तो हमारी जो पार्टी है
वो इकोनॉमिकल मामले में सारी पार्टियां लेफ्ट विंग की पार्टियां हैं, क्योंकि सभी सब्सिडी को सपोर्ट करती हैं, टैक्स को ज्यादा लगाना चाहती हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों चाहे वो कांग्रेस वाले हों, वे अमीरों पर टैक्स लगाना ही चाहते हैं। तो ये जो विचारधारा है अमीरों पर टैक्स लगाना, तो ये तो लेफ्ट विंग की है। और 1990 से पहले तो हम इतना इकोनॉमिकली लेफ्ट थे कि हमने अपनी जो मार्केट है उसको ही बंद कर रखा था। हमारे पास कोई फॉरेन की जो करेंसी थी वो आती ही नहीं थी, यानी कि हमने अपनी मार्केट को ओपन ही नहीं कर रखा था। तो इतने इकोनॉमिकली लेफ्ट थे। और सोशली लेफ्ट राइट की बात कर ले तो ज्यादातर लेफ्ट राइट की तरफ सभी पार्टियों का झुकाव होता है, या वे ज्यादा पार्टी बोलती नहीं है। जैसे आप एलजीबीटीक्यू राइट वाला लगा लो, इस पे सभी पार्टियां चुप रहती हैं। सेम सेक्स के बारे में कि वे मैरिज कर सकते हैं या नहीं, इसमें भी ज्यादा पार्टियां ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। डेथ पेनल्टी को अपोज नहीं करती, डेथ पेनल्टी को अपोज करती है, यानी सभी पार्टियां कहती है कि भाई आत्म जो फांसी की सजा वो कम से कम होनी चाहिए। यानी ये लगा लो कि हम सोशली कुछ मुद्दों पर एक साथ जुड़ते हैं। तो इससे ये लगता है कि जो हमारी पार्टियां ना वो सोशली राइट है ना वो लेफ्ट है, उनको जो अच्छा लगता है वो उसको ले रही हैं और ये हमारे लिए बेस्ट चीज है। यानी हम क्यों जाएं लेफ्ट राइट में? हमें अगर राइट की कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं तो हम राइट की ले लेंगे, हमें लेफ्ट की कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं तो हम लेफ्ट की ले लेंगे। ऐसे ही देखे तो हमने कई जगह ऐसा किया भी है। जैसे इकोनॉमिकली राइट ठीक है, हमें अपनी मार्केट को ओपन रखना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कई बार सरकार कुछ चीजों पर बैन लगा देती है कि ये बाहर से नहीं आ सकती, आपको ये अंदर से ही लेनी पड़ेंगी। तो इकोनॉमिकली जो मार्केट है वो राइट विंग की अच्छी है, लेकिन थोड़ा बहुत उस पर बंधन लगे रहना चाहिए, जिससे हमारी खुद की भी इंडियन मार्केट को भी बूस्ट मिले, हम पीछे ना रह जाएं। और इकोनॉमिकली लेफ्ट भी हमें चाहिए, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर के मामले में हम इकोनॉमिकली लेफ्ट वाला जो वो कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सभी को फ्री मिलना चाहिए, कम से कम उस पे पैसे लगने चाहिए जो हमारी जनता है उसके। तो हम इकोनॉमिकली लेफ्ट की तरफ जाएंगे एजुकेशन और हेल्थ के मामले में। और जो सेंटर की तरफ रहेंगे हम किसमें? इमिग्रेशन में। क्योंकि हमने देखने को आया है, क्योंकि जो इमिग्रेशन का मामला उसमें कई जगह यूरोप में देखा कि इमिग्रेशन वहां पर गए और वहां पर कितने दंगे हुए हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे तरफ ही देख लो, रोहिंग्या मुसलमान देख लो आप, ये हमारे लिए एक तरह से सिरदर्द बन चुके हैं आज के समय में। तो जो हमें इमिग्रेशन है उसको सेंटर राइट भी नहीं, हमें पूरे तरीके से राइट रहना चाहिए, इमिग्रेशन कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे तो इमिग्रेशन को हम पूरी तरीके से ओपन कर देंगे, जो हमारे लिए खतरा है। और जो कल्चर का रिजर्वेशन है उसमें भी राइट बिल्कुल ठीक है, हमें अपना कल्चर, जो हमें अपना कल्चर है वो रिजर्व तो करके रखना ही चाहिए, उसको हम ही तो सेफ रखेंगे। लेकिन जब वो धर्म के मामले में चले जाएगा तो राइट विंग थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जो हमारा देश है वो सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ा हुआ है। और जो ये सेकुलर शब्द है ये भी फ्रांस की क्रांति से उसी समय आया था जब वे दो धड़े बटे थे। तो जो सेकुलरिज्म जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, तो हमें धर्म के मामले में सेकुलर रहना पड़ता है। हाँ, फ्यूचर में इसको बदलने की संभावना होगी तो बदल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है हमारे साइड में, और बांग्लादेश भी बनने ही वाला शायद, अब मैंने इस पे रिसर्च किया नहीं है। ये 57 कंट्री हो चुकी है और हिंदू का एक देश है नहीं, और मैं भी हिंदू, तो मैं तो एक तरह से चाहूंगा कि हम एक हमारा भी हिंदू का देश होना चाहिए। तो देखते हैं इस पे क्या होता है आगे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना तो मैं डैम श्योर हूं कि कल्चर को तो बचाना ही चाहिए अपने, इसलिए हमें वहां पर राइट विंग की सोच अपनानी पड़ेगी। और आपको सही तरह से उदाहरण चाहिए तो जो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप वाली, वो राइट विंग की तरफ है। और वो डोनाल्ड ट्रंप कहते ना इमिग्रेशन को मैं बंद कर दूंगा, इस टाइप के कई उन्होंने भाषण भी दिए हुए हैं। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी, जो बाइडन वाली, कमला हैरिस वाली, वो ज्यादातर लेफ्ट विंग की है। लेकिन ये भी ऐसे ही करते हैं, जो राइट विंग की अच्छी बातें उनको उठा लिया, लेफ्ट विंग की उनकी बातों को उठा लिया और अपना ही अलग से खिचड़ी बना दी। और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हमें राइट विंग की तरफ एक्सट्रीम राइट चले गए तो हिटलर बन जाएंगे, और एक्सट्रीम लेफ्ट चले गए तो स्टालिन बन जाएंगे, 40 लोगों की हत्या कर देंगे, और पोल पोट बन जाएंगे और 20 लाख लोगों की हत्या कर देंगे। तो यही है, जो अच्छा लगे उसको उठा लो। और आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल स्पेक्ट्रम या स्केल पे देखे तो जो बिल्कुल सेंटर में हो? नहीं, ऐसी नीतीश कुमार वाली पार्टी आपको लग रही है। लेकिन जो ये पार्टियां हैं वो बदलती भी रहती हैं। जैसे शिवसेना थी उद्धव ठाकरे वाली, वो पहले बीजेपी के साथ अलायंस में थी तो वो एक्सट्रीम राइट पे थी, लेकिन अब उसने कांग्रेस की तरफ
जो अपना गठबंधन कर लिया महाराष्ट्र वाले चुनाव में, तो अब वो थोड़ी सी राइट के इस तरफ खिसकाई, यानी कि उसको सेंटर राइट या कुछ कह सकते हैं सेंटर पर वो अब टिकी हुई है। यानी वो जो अपने बाला साहेब ठाकरे के जो मूल उद्देश्य थे उसको तो वो कह सकते हैं कि आज के समय में भूल ही चुकी है। तो जो ये डिसीजन होते हैं ना लेफ्ट और राइट, ये रात रात में भी बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे शिवसेना का उदाहरण है, ऐसे ही कोई पार्टी मनमा ये लगा लो कि बीजेपी है, बीजेपी कल को सीपीआई के साथ समझौता कर ले तो वो कुछ तरह से एक बात उसकी भी मान रही है ना, तो वो थोड़ी उसका झुकाव लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था केजरीवाल वाला कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री होकर धर्म की कैसे बातें कर रहे हैं, तो जो उसका वो बात थी वो लेफ्ट की वाली, वो राइट वाली हो गई। तो ऐसे ही जैसे जो लेफ्ट की विचारधारा उसको तो आप समझ रहे हैं ना कि धर्म को दूर रखो, लेकिन हमारे जो लेफ्ट के नेता वो भी तो मंदिर में जाते हैं, समय की डिमांड है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि वो राइट विंग की तरफ देख लो, जितनी भी सरकारें हैं वो सब राइट विंग की अच्छी चल रही हैं, इसलिए जो लेफ्ट वाले हैं वो उन्होंने अपने अंदर थोड़ा राइट का टच लाना पड़ता है। अब हमारे पास दो तीन उदाहरण है लेफ्ट के, तो सिर्फ एक चाइना है, थोड़ा बहुत रशिया है और नॉर्थ कोरिया है, और जितनी भी लेफ्ट की विचारधारा सबसे अधिक हो जाती है वहां पर सिंगल पार्टी रूल करती है, यानी वे दूसरों को मौका ही नहीं देते। जैसे रसिया है, चाइना, वहां पर एक पार्टी होती है, उसी में इलेक्शन हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। ऐसे ही राइट में हो जाती है, जब वो एक्सट्रीम राइट हो जाएगी वहां पर भी तानाशाही आ जाएगी, तानाशाही तो हमको चाहिए ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो के लिए इतना काफी होगा। तो ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि थोड़ा ये डिफिकल्ट टॉपिक रहते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल बारीकी से समझना पड़ता है, और वो बारीकी आप मिस कर देते हो ना तो फिर वो फिर समझ में नहीं आता आपको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बता देना, क्योंकि थोड़ा हाँ समझ रहे हो टॉपिक आप कैसा है। और अगली मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है ये इनकी विचारधाराओं पे, जैसे गांधीवादी विचारधारा क्या थी, अम्बेडकरवाद क्या था, समाजवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, कम्युनिस्ट क्या है, फाशीवाद क्या है, नाथसीवाद क्या है, तो इन पर मैं आगे फोकस करूंगा। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आप लोगों से एक बात आखिर में कहनी थी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं फ्यूचर में और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो ठीक है, मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में। बाय बाय मेरे व्यूवर्स, प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम।